बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां हाईकोर्ट में रिम्स के बदहाली मामले को लेकर सुनवाई की गई। कोर्ट ने रिम्स निदेशक को फटकार लगाई है। हालातों में सुधार नहीं हो पा रहा है, ये कहना है रिम्स के निदेशक को लेकर। हाईकोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि हालात बिल्कुल भी नहीं सुधरे हैं और रिम्स निदेशक अपना इस्तीफा दे दें। हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए, किसी आईएएस को रिम्स की कमान थामी जाए। कोर्ट ने पूछा कि किस नियम के तहत आउटसोर्सिंग का फैसला लिया गया। सीधी नियुक्ति के बजाय आउटसोर्सिंग करना कोर्ट की आदेशों की अवहेलना है। झारखंड का यह सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, और इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है, बदहाली की कई तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपने देखी होगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, रिम्स मामले में चूंकि झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, लिहाजा हाईकोर्ट इस मामले में पूरी तरह सख्त है। कोर्ट का यह मानना है कि रिम्स चूंकि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, लिहाजा आम आदमी की जिंदगी और इलाज रिम्स से जुड़ी है। लिहाजा इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ही स्वास्थ्य सचिव को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। लिहाजा जो उपस्थित हुए भी उनसे पूछा गया कि जब रिम्स में आउटसोर्सिंग की जा रही है तो किस नियम के तहत आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। अगर सीधी नियुक्ति होगी तृतीय चतुर्थ वर्गीय में तो किस नियम के तहत होगी, ये दो सवाल उनसे पूछे गए। लेकिन रिम्स निदेशक को इस पूरे मामले में फटकार लगाई गई। उनसे साफ कहा गया कि अगर आप व्यवस्था में सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अविलंब इस्तीफा दे दें। कोर्ट ने सुझाव भी दिया कि अपनी तरफ से कि देखिए, अगर लगता है कि कोई अगर आईएएस अधिकारी अगर रिम्स की व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं तो अविलंब कमान उनको देना चाहिए। लेकिन कोर्ट चूंकि पिछली सुनवाई में भी कोर्ट लगातार ये कर रहा है कि रिम्स में आप आउटसोर्सिंग की जिस तरह से आप आउटसोर्सिंग के जरिए काम चला रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको नियमित बहाली करनी चाहिए। और नियमित संजय, हाईकोर्ट की तरफ से ये बात भी सामने आई है कि रिम्स डायरेक्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मामले पर अब क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं, इसको ये बातें क्यों कही गई? देखिए, बार बार चूंकि रिम्स में जो भी कुछ होता है, रिम्स निदेशक सीधे इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो बार बार रिम्स को लेकर के हाईकोर्ट का साफ करना है कि आपको व्यवस्था सुधारना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप आउटसोर्सिंग के जरिए काम लेते हैं। बार बार ये दावा किया जाता है कि हाईकोर्ट में बताया जाता है कि हम व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें साफ नहीं दिखती है। एक पिछले दिनों एक मामला आया था कि एक ट्रॉली के लिए एक आम आदमी जो वहां पहुंचता है, मरीज के जो परिजन वहां आते हैं, उनको अपना मोबाइल गिरवी रखना पड़ता है, मतलब कि जमा कराना पड़ता है। तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था कि जब एक ट्रॉली पर मरीज उसको सेवा मिलनी चाहिए जो कि उसका अधिकार है, लेकिन आप उसके लिए मोबाइल रखवाते हुए हाईकोर्ट की जानकारी में आई थी। तमाम चीजों को हाईकोर्ट ने देखा है और हाईकोर्ट सीधे इस मामले में कहा कि देखिए, आपको सबसे पहली बात है, रिम्स में दो चीजें हैं, एक इलाज है और दूसरा प्रशासन है। अगर आप प्रशासन को तंदुरुस्त रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं, तो इलाज खुद ब खुद सेहतमंद हो जाएगी। लिहाजा आपको अपना प्रशासन का जो प्रशासनिक रवैया है वो आपको रिम्स में ये मजबूत रखना होगा। और इसी को लेकर बार बार जो है हाईकोर्ट इस मामले में जो रिम्स के डायरेक्टर उनको कह रहा है कि आप वहां प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत कीजिए, जो सिस्टम है उसको मजबूत कीजिए। लेकिन सिस्टम की लचर व्यवस्था की बार बार सामने आती है और आम आदमी को उसका भुगतान करना पड़ता है। कोर्ट इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस मामले में स्वतः संज्ञान है। लिहाजा हर बार रिम्स निदेशक से पूछा जाता है कि आपने क्या किया, पिछली बार जो आदेश था उसके आलोक में आपने क्या किया। तो लिहाजा इस बार जो आज सुनवाई उसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि देखिए, संजय, अगर इस अस्पताल की बदहाली की बात करें तो कई तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड ने दिखाई है अपने दर्शकों को। और हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी कि लिफ्ट में ही एक बच्चा फंस गया था और उसकी मौत हो गई थी। क्या इसको लेकर भी अब आप बताइए कि ये जो बदहाली है इसमें अब डायरेक्टर का इस्तीफा वाकई हो जाएगा, बाकी क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि कोर्ट ने भी अब फटकार लगाई है और इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। देखिए, अभी आपने जो बात कही कि न्यूज 18 ने खबर दिखलाई थी, तो जो मीडिया में जो खबरें आई थी कि किस तरीके से ट्रॉली में लिफ्ट में फंसने की वजह से लिफ्ट में एक बच्चा फंसा और फंसने की वजह से उसकी मौत हो गई। लिहाजा एक सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि चूंकि तमाम चीजों के लिए रिम्स निदेशक, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, संजय, क्योंकि अब डायरेक्टर की बात आ रही है कि कोर्ट ने रिम्स निदेशक को फटकार लगाई है, उनके इस्तीफे की बात भी अब सामने आ रही है। क्या डायरेक्टर के बारे में आपके पास कोई जानकारी है? डायरेक्टर का नाम क्या है? कितने सालों से वो रिम्स में सेवा दे रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली बात आपको जानना कि रिम्स निदेशक के बारे में कोई भी फैसला आपको राज्य सरकार को लेना है। कोर्ट इस मामले में बार बार देखिए, कोर्ट का ये सीधे कहना है कि कोर्ट इस मामले में आपको सलाह दे रहा है। कोर्ट ने चूंकि स्वतः संज्ञान लिया है, लिहाजा कोर्ट इस मामले में आपको ये बता रहा है कि जिन चीजों को कोर्ट ने संज्ञान में लिया वो चीजें सामने नहीं आ रही है, वहां बद इंतजामी है। लेकिन उस बारे में कोर्ट सलाह दे सकता है, कोर्ट गंभीर टिप्पणी कर सकता है, कोर्ट ये कह सकता है कि आप चीजों को हटाएं, चीजों को बदलें। फैसला सरकार को लेना है इस मामले में। लिहाजा आप देख रहे हैं कि इस आज जो टिप्पणी है, जाहिर है कि राज्य सरकार के कानों में भी ये टिप्पणी गई होगी और राज्य सरकार इस बारे में जरूर कुछ सोचेगी कि वास्तव में व्यवस्था की कोर्ट साथ में एक सलाह भी दे रहा है कि अगर रिम्स निदेशक की व्यवस्था नहीं समझ संजय, आईएएस की बात की जा रही है कि किसी आईएएस को ये कमान सौंपनी होगी, यानी कि रिम्स के जो डायरेक्टर है वो इस्तीफा दे और अब आईएएस को ये कमान सौंपनी चाहिए। ये बात कोर्ट की तरफ से की गई, इसको लेकर कोई स्पष्टता दीजिए कि आईएएस की बात क्यों की जा रही है। देखिए हाँ, मैंने आपसे इसका बात आपको जवाब मैंने दिया था कि रिम्स में दो चीजें हैं। एक ये चीज है, पहली चीजें तो आपको रिम्स में है प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि एक आईएएस बहुत बेहतरीन तरीके से उसको चला सकते हैं। दूसरा इलाज, इतने बड़े अस्पताल को आप एक डॉक्टर के माइंडसेट से नहीं चला सकते हैं। इतने बड़े अस्पताल में आपको गंभीर फैसले लेने होंगे, आपको बुनियादी चीजों का ध्यान रखना होगा। एक आईएएस व्यवस्था जो एक होती है, जो कि एक आईएएस जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, उनकी चीजों में एक रोडमैप होता है, कैसे चलाना चीजों को, क्योंकि विभाग की चीजों को काफी गंभीरता से समझते हैं, माइन्यूटली उसको सोचते समझते हैं और तेजी से फैसला लेते हैं। लेकिन अगर आप कोई रिम्स डायरेक्टर को आप देखेंगे तो एक डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर का माइंडसेट प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं जाकर कहीं आप कह सकते हैं कहीं कमतर हो जाता है और वही चीजें सामने आती है। वाकई संजय, प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आईएएस को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, इसको लेकर पूरी बातचीत कोर्ट के भीतर हुई है। लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि इस तरीके की बात अब जब सामने कोर्ट की तरफ से की गई, फटकार लगाई गई, यहां तक कहा जा रहा है कि निदेशक को उनके पद से हटा दिया जाए, तो क्या ये झारखंड सरकार पर सवाल नहीं उठ रहे, उनकी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठ रहे, ये जो कुव्यवस्था बार बार देखने को मिलती है उस पर सवाल नहीं उठ रहे? देखिए, सवाल तो उठते हैं क्योंकि रिम्स में जो कुछ होता है, चूंकि रिम्स राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन वहाँ स्वायत्त शासित रिम्स है। रिम्स अपने बारे में कोई भी फैसला ले सकता है, लेकिन उस बारे में कोई भी फंडिंग होती है वो राज्य सरकार के माध्यम से होती है। इसलिए उसकी पूरी व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार होते हैं। आप यहाँ तक कि स्वायत्त परिषद की जो बैठक होती है रिम्स में, सीधे उसके जो है बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बैठक की अध्यक्षता करते हैं, बैठक में भाग लेते हैं और तमाम चीजें, नीति जो चीजें हैं, क्या होना है, क्या रिम्स आगे कहां तक कैसे बढ़ेगा, किन चीजों को आगे बढ़ना है, कौन सी चीजें बद इंतजामी उसको दूर करना है। वाकई संजय, अब सरकार और उनकी व्यवस्था और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोर्ट ने भी सवाल खड़े कर दिए। अब रिम्स डायरेक्टर की अगर हम बात कर ले, जो निदेशक है उनका नाम कामेश्वर प्रसाद है, उनको लेकर आपके पास कोई जानकारी है कि कितने दिन से वो रिम्स में सेवा दे रहे हैं, कब से उनकी नियुक्ति हुई थी? देखिए, वो आपको याद होगा कि अगर हम आपको सीधे एक आपको ये घटना याद दिलाते हैं, अगर आपको याद होगा कि रिम्स के केली बंगले में लालू प्रसाद यादव वहाँ जो है एडमिट थे और उस समय रिम्स की जो आपको निदेशक की एक महिला थी, उनके जाने के बाद ही डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद यहाँ पर आए थे और कह सकते हैं कि जब उनके आने के बाद एक उम्मीद जगी थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो सख्त मिजाज के हैं। यहाँ तक कि उनके आने के बाद ये भी कहा गया था कि रिम्स में आप इमरजेंसी में कहीं पर भी मीडिया के जाने पर भी रोक लगी थी। उन्होंने कहा था कि बाकायदा आपको किसी मीडिया को बातचीत करना हो, जानकारी लेना हो तो सीधे आप पीआरओ के माध्यम से, सीधे आप, उन्होंने एक तरीके से बैन कर दिया था कि आप कभी रिम्स को सीधे अपने कैमरे पर नहीं दिखा सकते और सीधे ये नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि रिम्स जन सरकार से जुड़ा मुद्दा है, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल। वाकई संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, हाईकोर्ट ने भी अब संज्ञान ले लिया है, फटकार लगाई है, इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। जो तस्वीरें सामने आती है, न्यूज 18 बिहार झारखंड बार बार आपको वो तस्वीरें दिखाता है जो बदहाली की स्थिति को बयां कर जाती है। और यही वजह है कि रिम्स की कुव्यवस्था को लेकर लगातार पहले से तो चर्चा की ही जा रही थी और रिम्स निदेशक पर भी। और अब आगे हम आपको डायरेक्टर की भी प्रतिक्रिया दिखाएंगे कि उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, कैसे अपनी बातों को सामने रखा है, क्योंकि रिम्स बदहाली मामले में काफी पहले से चर्चा हो रही थी और अब आज इस पर सुनवाई भी हुई, संज्ञान भी लिया गया।
और इसी बीच गढ़वा से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां अमहर गांव में आईडी ब्लास्ट हुआ। बनारसी मेहता का घर ध्वस्त हो गया है। बनारसी के खाली घर में यह ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया गया। ब्लास्ट के समय घर में कोई भी नहीं मौजूद था, यह अच्छी बात रही। बिशुनपुरा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे ब्लास्ट की वारदात को लेकर इस वक्त जांच कर रही है। तो यह बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता दें, जहां बनारसी के खाली घर में आईडी बम ब्लास्ट हुआ है। ये इस वारदात को कैसे अंजाम दिया, ब्लास्ट की घटना को कैसे अंजाम दिया गया, इसको लेकर पुलिस सघनता से जांच कर रही है। आपको बता दें कि घर में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था जब इस ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ये बिशुनपुरा थाना अंतर्गत अमहर ग्राम में बनारसी मेहता का मिट्टी खपड़ल का मकान था, जिसमें आंशिक रूप से विस्फोट करके क्षति करने का मामला आया है। अभी हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं और आगे चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। क्या लग रहा है सर अभी तक? अभी जब तक अनुसंधान नहीं आगे करेंगे तब तक हम लोग कुछ भी बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ पर आंशिक रूप से बनारसी मेहता का जो मकान था मिट्टी कपड़ा का, उसमें पीछे क्षति और हल्का क्षति हुआ है। और अगली खबर धनबाद से है, जहां गौशाला ओपी क्षेत्र के आर्य समाज के पास एक कार ने सीमेंट लोड खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। बताया यह जाता है कि डिगवाडीह से पूरा परिवार तिलक समारोह से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान आर्य समाज के पास खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। घटना की जानकारी पाकर ओपी प्रभारी विकास महतो मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर लिया और ओपी थाना ले आए। तो तिलक समारोह से लौट रहे थे सभी लोग और इसी दौरान ये सड़क दुर्घटना की तस्वीर आप देखिए। और अगली खबर बोकारो से, जहां महुआ टार थाना क्षेत्र के धवैया से दामोदर नदी पार कर रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र में 40 से ज्यादा हाथियों का झुंड घुस आया। बोर्डिंग में हाथियों के झुंड ने धान सब्जी की फसलों को रौंद डाला। हाथियों के मचाए इस कोहराम के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि भय के कारण वे लोग रत जग्गा करने को मजबूर हो गए हैं। अभी हाथियों का झुंड रजरप्पा थाना क्षेत्र के मैगजीन घर के पास के जंगलों में घूम रहा है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीरें देखिए हाथियों के झुंड की। 40 से ज्यादा की संख्या में ये हाथी हैं जो गांव में उत्पात मचा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में घुसकर अनाज को क्षतिग्रस्त तो कर ही रहे, साथ ही साथ घरों पर भी क्षति पहुंचा रहे, जिसको लेकर ग्रामीण काफी दहशत में है, रतजग्गा करने को मजबूर है। मशाल जलाकर अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि हाथियों के झुंड को भगाया जाए। वन विभाग भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस हाथियों के झुंड को वापस वन की ओर भेजा जाए। और देखिए, बोकारो शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई के तहत आरक्षित सीटों पर पर्याप्त एडमिशन नहीं लेने के लिए बोकारो के प्रमुख स्कूल के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। शिक्षा विभाग के 3 शोकॉज नोटिस जारी करने के बावजूद निजी स्कूल प्रबंधन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब जिला शिक्षा अधीक्षक मोहम्मद नूर आलम खान ने प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र भेजकर स्कूल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कल विजुअल बना रहे हैं तो उसमें जो है कर रहे हैं। हमने 2-3 बार उनसे शोकोज भी किया है और इससे संबंधित जानकारी जो है अग्रतर कार्रवाई के लिए हमने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी जो है हमने पत्र लिखा है। चिन्मया विद्यालय राज्य सरकार के आदेश को नहीं मानती है। यही कारण है कि जिला शिक्षा अधीक्षक ने चिन्मया विद्यालय के खिलाफ राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक को पत्र लिखकर स्कूल पर कार्रवाई करने की। शिक्षा अधीक्षक का कहना है कि यह विद्यालय जो चिन्मया विद्यालय है वो सरकारी आदेश को नहीं मानती है और वो अपना कानून चलाना चाहती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और धनबाद नगर निगम ने रणधीर वर्मा चौक से लेकर पुलिस लाइन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और निगम की टीम ने सड़क किनारे फुटपाथ का अतिक्रमण कर लगी दर्जनों दुकानों को जबरन हटाया। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि दूसरे फेज में सरायढेरा से लेकर बिग बाजार तक अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण करने से आवागमन और जाम की समस्या बनी रहती है और इसीलिए सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि सड़क किनारे किसी भी तरह का अतिक्रमण ना लगाएं।
वहीं झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कवायद अब तेज हो गई है। राज्य सरकार ने नए डीजीपी के लिए 7 अफसरों का पैनल ईमेल के जरिए यूपीएससी को भेज दिया है। जिन 7 आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजने पर सहमति बनी है, उनमें 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएन प्रधान का पहला नाम है। 1989 बैच के दूसरे आईपीएस अजय भटनागर का नाम है। इसके साथ साथ अजय कुमार सिंह, जिनका नाम भी सामने आया है। 1992 बैच के 2 आईपीएस अधिकारी यानी कि प्रशांत सिंह और आरके मलिक भी शामिल हैं। साथ ही यूपीएससी के 7 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के पैनल से 3 नामों का चयन करना होगा और इसके लिए यूपीएससी में भी चयन समिति की बैठक होगी। यूपीएससी जिन 3 नामों का चयन करेगी, राज्य सरकार को भेजेगी। उन्हीं 3 नामों में से किसी एक को डीजीपी बना दिया जाएगा। बता दें कि 1 फरवरी 2023 को वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। ईमेल्स भेजे गए हैं और उसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में नए डीजीपी की लेकर के कवायद शुरू हो गई है। वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल विस्तार अवधि 11 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। इनके जगह नए डीजीपी कौन होंगे, इसको लेकर के संघ लोक सेवा आयोग को 6 आईपीएस अफसरों का पैनल राज्य सरकार के स्तर पर भेजा गया है। अब देखना यह है कि इनमें से 3 नामों पर यूपीएससी अंतिम निर्णय लेगा। यूपीएससी को 6 सीनियर आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट भेजी गई है। इसको लेकर के यूपीएससी में भी चयन समिति की बैठक होगा। यूपीएससी जिन 3 नामों का चयन करके राज्य सरकार को भेजेगी, उन्हीं 3 नामों में से किसी एक को डीजीपी बनाया जाएगा। वर्तमान में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा हैं, जिन्हें 11 फरवरी 2023 को तक राज्य सरकार ने डीजीपी पद पर सेवा विस्तार दिया है। नए डीजीपी के लिए एसएन प्रधान का भी नाम भेजा गया है। झारखंड में नए डीजीपी के लिए राज्य सरकार ने 7 अफसरों का पैनल ईमेल जरिए यूपीएससी को भेजा है। उनमें से 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएन प्रधान, 1989 बैच के अजय भटनागर, इन्हीं के बैचमेट अजय कुमार सिंह, 1990 बैच के अनिल कुमार पाल्टा, अनुराग गुप्ता, 1992 बैच के आईपीएस प्रशांत सिंह के बैचमेट आरके मलिक का नाम शामिल है। वर्तमान में प्रशांत सिंह और आरके मलिक एडीजी रैंक के अफसर हैं। 11 फरवरी 2023 तक डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब देखना यह है कि जिन सूची आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजा है, उनमें से किनका नाम पर मुहर लगती है, ये आने वाले वक्त तय करेगा, क्योंकि नीरज सिन्हा का कार्यकाल 11 फरवरी 2023 को पूरा हो रहा है। रांची से निरंजन। अब देखते हैं झारखंड 2020।